प्रशांत कुलकर्णी वंस अगेन। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करा कि कैसे पानी पूरी वॉज नॉट प्रॉब्ली दी ओनली आइडिया और ओनली द प्रोडक्ट वी शुड बी कीपिंग एट आवर चटर-पटर स्टोर्स। कुछ तो और प्रोडक्ट्स इसमें डालने जरूरी हैं। हाउ वी वेंट बैक टू द व्हाइट बोर्ड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रॉब्ली वो वीडियो आपको देखना चाहिए बिफोर सीइंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो हम लोग निकल पड़े पूरी दुनिया तो नहीं, उस टाइम पे पूरे देश की जर्नी पे। कहां पे फेमस स्ट्रीट फूड मिल रहा है, भले वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, सेंटर पार्ट हो। हमने वी ट्रैवल्ड अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री टू अंडरस्टैंड किस टाइप का स्ट्रीट फूड खाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, क्या क्या पॉसिबिलिटीज उसमें निकल के आ सकती हैं और उस प्रोडक्ट को या उन प्रोडक्ट्स को हम लोग कैसे हमारे साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कैसे एक स्केलेबल मेन्यू, एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल बनाया जा सकता है जो हम लोग अक्रॉस द बाउंड्री स्केल कर सकें। फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ हमने कभी भी नहीं सोचा था कि चटर-पटर विल बिकम अ सिंगल स्टोर आउटलेट। एक आउटलेट के लिए हम लोग इतनी मेहनत या इतना एफर्ट्स या इतनी मेहनत या इतने सिस्टम्स पे हम लोग काम नहीं करने वाले थे। फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ आई वाज प्रीटी क्लियर, माय वाइफ वाज प्रीटी क्लियर कि हम लोगों को जो बिजनेस मॉडल बनाना है इट हैज टू बी स्केलेबल। इतना स्केलेबल होना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो सके मल्टीपल लोकेशंस पे। अब जब व्हेन इट कम्स टू स्केलिंग अप ऑन मल्टीपल लोकेशंस, जब हम लोग बात करते हैं मल्टीपल लोकेशंस पे एक साथ स्केल करने की, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है दुकान का कलर सेम हो गया, दुकान का नाम सेम हो गया, लोगो ठीक हो गया, ब्रांड नेम ठीक हो गया, मेन्यू ठीक हो गया। इससे ब्रांड बड़ा नहीं बनता है। द कस्टमर experience, the product, the serving style, the taste, everything has to be same, right? Everything has to be similar. Otherwise it won't be a brand in the customer's mind. आपके लिए जरूर बड़ा ब्रांड बन सकता है, लेकिन कस्टमर के दिमाग को अगर आपको जीतना है तो आपको इतनी सारी चीजों को एक थाली पे सजा के कस्टमर को देना पड़ता है। अब जब इतनी सारी चीजों को एक थाली पे सजाना है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस, SOPs plays most important role here. SOPs होता क्या है? SOPs वो बुक होती है, वो सिस्टम होता है, वो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से आप दुकान खोलने से लेके तो दुकान बंद करने तक की सारी प्रोसेसेस को आप एक मजबूत डॉक्यूमेंट के रूप में आप तैयार कर देते हैं। और उसी SOP का, उसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एक छोटा सा रूप होता है मेन्यू स्टैंडर्डाइजेशन और मेन्यू असेंबलिंग। अब ये मेन्यू असेंबलिंग क्या भला है? बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग बात करेंगे। आपने ये वीडियो चैनल को देखा हुआ है, आप जानते हैं कि आई ट्राई एंड स्पीक एज फॉर्मल इनफॉर्मल एज पॉसिबल। मैं बहुत ज्यादा जार्गन्स या बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं करता हूं। मैं जो भी बात करता हूं स्ट्रेट बात करता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा सके कि कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे। तो मेन्यू असेंबलिंग होती क्या है? मेन्यू असेंबलिंग, अगर आप लोग मैकडॉनल्ड्स गए हैं तो मेन्यू असेंबलिंग का उससे बढ़िया एग्जांपल आप लोगों ने नहीं देखा है। बर्गर का बन कहीं और से आता है, बर्गर बन कटता है, एक मशीन में जाता है, उस पर बटरिंग होकर बर्गर ग्रिल होता है। बर्गर की टिक्की कहीं और से आती है, सिर्फ एंड मोमेंट पे फ्राई होती है, उसके अंदर कुछ क्वांटिटी के सॉसेस डलते हैं, कुछ क्वांटिटीज के टमाटर और प्याज डलते हैं, उसको एक फिक्स तरीके से पैक किया जाता है और कस्टमर को सर्व कर दिया जाता है। ये जो प्रोसेस मैंने कुछ सेकंड्स में आपको बता दी, अगर मुझे इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाना है या इसको असेंबली लाइक मॉडल पे इसको स्केल करना है तो कुछ वो इस तरीके से होगा कि इस क्वालिटी के बर्गर बन, जिसका शेप ये होगा, जिसका साइज ये होगा, जिसकी हाइट ये होगी, जिसके ऊपर इतने ग्राम तिल सेसेमी सीड्स लगे होंगे, ये इतनी शेल्फ लाइफ होगी, ये आपका बर्गर बन हुआ। इसको जब आप इस एंगल पे बर्गर को काटेंगे तो ये इस नाइफ से काटेंगे, तब जाके ये इसके दो इक्वल हाफ्स होंगे। इन इक्वल हाफ्स के ऊपर इतने ग्राम बटर लगेगा और वो इतनी देर तक सिकेगा। दैट बिकम्स योर बर्गर। सिर्फ बर्गर को ग्रिल किया है या बर्गर बन को सिर्फ अभी तक आपने ग्रिल किया है। नाउ इट कम्स टू पैटी। तो पैटी के अंदर उसका फैट परसेंटेज कितना होगा, वो टिक्की की लेंथ क्या होगी, हाइट क्या होगी, रेडियस क्या होगा, विड्थ क्या होगी, टेक्सचर कैसे होगा, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी उस टिक्की के ऊपर जो कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर मैकडॉनल्ड्स को सप्लाई कर रहा होगा, वो पर्टिकुलर टिक्की। अब आपके पास फ्रोजन टिक्की आ गई है। अब इस टिक्की का मेंटेनेंस कैसे होगा, ये हैंडलिंग कैसे होगी? ये टिक्की की शेल्फ लाइफ इतने दिनों की या इतने महीनों की होती है। इसको इतने डिग्री टेम्परेचर में या इतने माइनस टेम्परेचर में आपको रखना होता है। इसको मेंटेन करने के लिए इन 10 चीजों को आपको फॉलो करना होता है। ये आपकी टिक्की सिर्फ डीप फ्रीज के अंदर अभी रखी हुई है।
अभी फ्राई नहीं हुई है, बर्गर के अंदर नहीं गई है। जब आप उस टिक्की को निकालेंगे और आप उस टिक्की को फ्राई करेंगे तो फिर से एसओपीज काम आएंगी आपके कि इस टिक्की को तलने के लिए कौन सा तेल यूज किया जाएगा, वो कितने डिग्री पे तेल गर्म होगा, कितनी देर तक उसके अंदर टिक्की डाली जाएगी, कब डाली जाएगी, कितने मिनट कितने सेकंड बाद उस टिक्की को बाहर निकाला जाएगा, कितनी देर या कितना परसेंटेज ऑफ ऑयल उस टिक्की के अंदर होना चाहिए, कितना ड्राई होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए जब आप टिक्की को सर्व कर रहे हैं। उस टिक्की को तलने के बाद इमीडिएट कंजम्पशन के लिए लेना है या उसकी अपर लिमिट क्या है। यहां पे एनेक्डोट यह है कि टिक्की मैकडॉनल्ड्स में जो होती है वो कुछ समय के लिए ही वैलिड होती है। जैसे ही वो टिक्की आपने तल के एक फिक्स समय को जैसे ही क्रॉस कर दिया जाता है, उस टिक्की के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स होते हैं कि यू हैव टू थ्रो दीज टिक्कीज आउट। तो उन टिक्की को आपने जो स्टैंडर्डाइज करके फ्राई करके आपने रखा हुआ है, अब आपके पास बर्गर बन रेडी हो गया है, आपके पास अब फ्राइड टिक्की रेडी हो गई है। लेकिन अभी सारी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। कितने ग्राम उसमें सॉस जाने वाला है, उस केचप को डालने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है, उस मैकेनिज्म के थ्रू ही वो सॉस बर्गर बन पे डाला जाता है। कितने ग्राम उसके अंदर कितनी स्लाइसेस उसके अंदर टमाटर की जाएंगी, कितनी स्लाइस उसके अंदर प्याज की जाएंगी। जब आप उसको असेंबल करते हैं तो असेंबल भी रैंडमली नहीं होता है। बर्गर बन का नीचे वाला बेस आएगा, पहले प्याज आएगा, पहले टमाटर आएगा, पहले केचप आएगा, पहले टिक्की आएगी, पहले चीज आएगा, पहले क्या आएगा वो डिपेंड करेगा आप कौन सा बर्गर बना रहे हैं। सो एसओपी बिल्डिंग या फूड इंडस्ट्री के अंदर एसओपी बिल्डिंग या मेन्यू को असेंबली लाइन मॉडल पे लाना सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है। जितने भी ब्रांड्स भले ही वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, अगर आपका मेनू स्टैंडर्डाइज नहीं है, अगर आपका मेनू असेंबली लाइन मॉडल पे काम नहीं करता है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको स्केल करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। अब ये टिप फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप आपका फूड बिजनेस स्केलेबल कर दें, अगर आप चाहते हैं कि वो अक्रॉस बाउंड्रीज किसी भी रीजन के अंदर स्केल हो सके, तो आपको मेन्यू इंजीनियरिंग करना या मेनू को असेंबली लाइन मॉडल पे लेके आना सबसे ज्यादा जरूरी कदम है। आप इसमें किसी भी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम उसमें हेल्प करें तो वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट एज वेल। यू कैन कमेंट बिलो अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स डाल दी हैं टू गेट इन टच विद अस। अगर आप चाहते हैं इफ यू वांट अस टू हेल्प यू इन दिस, प्लीज गेट इन टच विद अस, वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू वॉक यू थ्रू विद द प्रोसेस। आपकी पूरी जर्नी में हम लोग बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।